साथियों, स्वागत है आप सभी का विरासत एकेडमी पे। तो साथियों, हम लोग इसके पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे पीजी के प्रश्न पत्र, जो कि 2024 का प्रश्न पत्र है हम लोगों का। उसको उसी क्रम में हम लोग उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 2023 के प्रश्न पत्र को बकायदा सॉल्व किया था, एक एक प्रश्न को लेकर के हमने हल किया था। और ये देखा था साथियों कि किस तरह के प्रश्न आते हैं हमारे पीजी के एग्ज़ाम्स में, हमारे हिंदी के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस किस फॉर्मेट के प्रश्न पूछे जाते हैं, और हर प्रश्न से जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उस टॉपिक को लगभग हमने पूरा कवर किया था। और साथियों, चूंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम बचा है, तो हम लोग प्रश्न आंसर के फॉर्मेट में यानी पीवाईक्यू को देखते हुए हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद से अधिक हो सकेगा साथ साथ अध्ययन करेंगे हम लोग। तो आप लोग विरासत एकेडमी के साथ बने रहिएगा। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में साथियों हमने 22 प्रश्नों को हल किया था। कितने? तो जो हम लोग कड़ी इसकी शुरू किए हैं पीवाईक्यू के हल करने का, उसमें 23 का तो हमने सॉल्व कर लिया, बकायदा एक एक प्रश्न अच्छे से देख लिया है। उसके बाद हमने 2024 का प्रश्न पत्र शुरू किया था, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने 22 प्रश्न को हल किया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के 22 प्रश्न देखिए। तो साथियों, आज का जो वीडियो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग अब 23वें प्रश्न से शुरू करेंगे। तो साथियों, जो हम लोग का 23वां प्रश्न है, तो साथियों हम लोग बात कर रहे हैं आज के 23वें प्रश्न पे। आज हम लोग पुनः शुरू करते हैं अपने उसी क्रम को, और बकायदा हम लोग एक एक प्रश्न को लेकर के विस्तृत हल करेंगे, बकायदा एक एक चीज़ को समझेंगे अच्छे से। बिल्कुल धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए। हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे, आपकी जो जो समस्याएं होंगी सॉल्व किया जाएगा, और एक एक प्रश्न से जितने प्रश्न हो सकते हैं संभावित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो आज के इस कड़ी में हम लोग अपना अगला प्रश्न शुरू करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जो शब्द यानी प्रश्न ये कह रहा है कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर के, यानी जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर के ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं। यानी हमारा जो प्रश्न ये कह रहा है साथियों कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त नहीं होता है, किसी विशेष परिस्थिति में विशेष संदर्भ में जो है वो शब्द प्रयुक्त होगा और उसका एक निश्चित अर्थ होगा, तो वो जो हमारा कहलाएगा साथियों, वो कहलाएगा पारिभाषिक शब्दावली। यानी वो जो एक निश्चित अर्थ देगा हमारा शब्द, जो एक शब्द देगा पर्टिकुलर, जो एक पार्ट का हमारा शब्द होगा, वो एक हर स्थिति में निश्चित शब्द देगा। जैसे हम लोग इसकी चर्चा हम लोग प्रशासनिक हिंदी में करते हैं, यानी जो कामकाजी हिंदी होती है या प्रशासनिक हिंदी, या जो सरकारी जो प्रशासन के तौर पे हिंदी का प्रयोग करते हैं हम लोग, जो प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं या प्रशासनिक हिंदी या कामकाजी हिंदी के नाम से जिसे जाना जाता है, जो परिभाषा के रूप में यानी जो परिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, वो चूंकि इसका जो डिफिनीशन दिया है हम लोगों का कि जो वे शब्द जो सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर के ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों विषयों के संदर्भ में विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे साथियों हम लोग परिभाषिक शब्दावली का नाम देते हैं। और इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है आंचलिक शब्दावली, तो आंचलिक शब्दावली से तात्पर्य यह होता है कि किसी अंचल विशेष में यानी किसी स्थान विशेष में, किसी परिवेश विशेष में, यानी किसी मान के चलिए कोई एक ठोस जगह हो गई, बनारस हो गया, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ऐसी जो वहाँ का देसी शब्द होता है, यानी किसी विशेष अंचल में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है। जैसे बहुत जगह बहुत चीज़ों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो सारे जो शब्दावलियाँ आती हैं, वो शब्दावलियाँ जो होती हैं आंचलिक शब्दावली कहलाती हैं। और दूसरा जो परिभाषिक शब्दावली की बात कर रहे थे, जो हम लोग का प्रश्न ही दिया था कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होता है लेकिन हर परिस्थिति में विशेष अर्थ देता है, तो वो जो हमारा हो जाता है साथियों, वो होता है परिभाषिक शब्दावली। उसके बाद से हम लोग साहित्यिक शब्दावली की बात कर ले, तो जो साहित्यिक शब्दावलियाँ होती हैं, वो जब साहित्य लेखन होता है या साहित्य का अध्ययन करते हैं हम लोग, तो किसी भाषा विशेष का अध्ययन करते हैं साहित्य में, तो उस समय जो होता है परिस्थिति के अनुसार जो साहित्यिक शब्दावलियाँ होती हैं वो बदलता जाता है। कहीं पे उसका अर्थ कुछ और लगेगा, क्योंकि साहित्य के परिवेश के अनुसार, साहित्य की अपनी भाषा अपने लहजे के अनुसार उसका अर्थ बदलता रहता है, और वो व्यापकता के अर्थ में लेते हैं हम लोग साहित्यिक शब्दावली को। और वहीं देशज शब्दावली की बात करें तो आंचलिक शब्दावली और देशज शब्दावली में थोड़ा अंतर होता है। जो आंचलिक शब्दावली, जैसे देशज शब्दावली में ये होता है कि जो अपने देश के भाषा भाषी के जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहे जाते हैं। लेकिन जैसे हम एक शब्द लेते हैं सांभर या इडली, जो साउथ इंडियन जो खाने के नाम है, ये सब नाम जो होंगे ये देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो चूंकि अगर ये शब्द जब प्रचलन में आया तो एक अंचल विशेष के लिए ही प्रयोग हो रहा था पहले, तो वो आंचलिक शब्दावली के अंतर्गत आता।
लेकिन चूंकि इसका विस्तार हो गया धीरे धीरे समूचे भारत में, इन शब्दों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तो ये तो शब्द देशज शब्द हो गए। लेकिन यही शब्द अगर किसी अंचल विशेष में होता, यानी किसी स्थान विशेष का जो ये शब्द होता, तो ये जो शब्दावली हमारी कहलाती है आंचलिक शब्दावली कहलाती। लेकिन थोड़ी सी इसकी व्यापकता बढ़ गई है भाषा में, तो वो हमारा देशज शब्द कहलाने लगेगा। वही हम लोग, जो हमारा प्रश्न कह रहा था, प्रश्न का जो आंसर सही होगा साथियों, वो होगा हमारा पारिभाषिक शब्दावली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी जो अगला प्रश्न हम लोग का दिया है साथियों, अगला जो प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि जो हिंदी को, जो है हिंदी को विस्तृत करने, यानी हिंदी के विस्तार प्रचार प्रसार में जो जो संस्थाएं योगदान दी हैं अपना, जो जो संस्थाएं योगदान दी हैं अपना हिंदी के प्रचार प्रसार में, उन संस्थाओं का नाम दिया है और पूछ रहा है ऑप्शन देके कि उनका जो है उनका जो है कि प्रकाशन वर्ष क्या है। यानी जो उनका दिया है, उनका ये पूछ रहा है कि उनका प्रशासन वर्ष क्या है, उनका जो है प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रकाशन वर्ष साथियों पूछ रहा है हम लोग का, तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं अभी। हाँ, अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चूंकि जो हम लोग का प्रश्न ये दे रहा है साथियों कि इसमें संस्थाएं दे दी गई है, और संस्थाओं में ये दिया है कि जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी महती भूमिका निभाई है, उन संस्थाओं का नाम दे दिया गया है और संस्थाओं का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन में दिया है वो ये दिया है कि हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज, यानी जो इसकी स्थापना हुई है कब हुई है। तो इसकी जो स्थापना हुई है साथियों, इसकी स्थापना हुई है 1927 ईस्वी में। यानी जो हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में है, इसकी स्थापना हुई है 1927 ईस्वी में। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि ताकि हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा मिले। यानी हम बात कर रहे हैं हिंदी की नहीं, हम हिंदुस्तानी भाषा की बात कर रहे हैं। यानी साथियों हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी भाषा की चर्चा कर रहे हैं। इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसमें ये इसका ध्येय रखा गया था, इसका उद्देश्य ये रखा गया था ताकि हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार हो। यानी हिंदुस्तानी भाषा जिसमें हिंदी की खड़ी बोली और दोनों उर्दू और हिंदी दोनों मिक्स करके जो बोली जाती थी, जो हिंदुस्तान की अपनी लहजा थी, अपनी भाषा थी, जो अपनी बोली थी, चाहे वो जो जिस बोली का समर्थन प्रेमचंद कर रहे थे या फिर जिस बोली का समर्थन स्वयं महात्मा गांधी कर रहे थे, वो जो भाषा थी, वो जो बोली थी, वो हमारी साथियों हिंदुस्तानी बोली थी। और उस हिंदुस्तानी बोली के प्रचार प्रसार के लिए ये ध्येय के साथ ही इस संस्था का, यानी हिंदुस्तानी जो है अकादमी प्रयागराज, इसकी स्थापना होती है। और इसके जो मतलब संस्थापना के समय जो अध्यक्ष रहे हैं, उस समय के जो प्रांतीय गवर्नर थे, जो सर विलियम मॉरिस, ये जो थे उस समय के जो प्रांतीय गवर्नर थे, और जो प्रांतीय गवर्नर थे उस समय के अध्यक्ष थे, और जिस समय इसकी स्थापना हुई। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की बात करते हैं। तो जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा है साथियों, इसका स्थापना जो होता है 1942 ईस्वी में होता है। और ये जो इसके स्थापना जो करते हैं, संस्थापक जो होते हैं, जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा में यानी जो मुंबई में स्थापित होती है, उसके जो संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं वो महात्मा गांधी इसकी स्थापना करते हैं, ताकि साउथ इंडिया यानी जो दक्षिणी भारत है हमारा उस समय, उस दक्षिणी भारत में चूंकि वहाँ की जो भाषा थी, ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा अभी भी वहाँ प्रयोग होती है और अंग्रेजी का विकास बोलबाला ज़्यादा था। तो वहाँ उन शहरों में, उन क्षेत्रों में, यानी दक्षिण भारत के भाषाभाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ। और इसका जो स्थापना हुई साथियों 1942 ईस्वी में हुई, और इसके संस्थापक के तौर पे महात्मा गांधी रहे, जो वर्धा यानी मुंबई में इसकी स्थापना हुई। अगला जो दिया गया है, अगला है बिहार राष्ट्रभाषा, यानी जो इसकी स्थापना हुई है साथियों, इसकी स्थापना हुई है 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय बिहार में जो जितनी भी इसकी स्थापना इसलिए हुई साथियों, ताकि जितने भी साहित्य से रिलेटेड पुस्तकें हो, यानी जो विश्वविद्यालय स्तर तक की, जो स्नातक स्तर तक की पुस्तकें हो, जो पाठ्यक्रम के लिए बनाई जाए, उसके प्रकाशन को लेकर के बहुत बड़ा योगदान रहा है पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का। तो इसका जो स्थापना होता है 1950 ईस्वी में होता है। और जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी का जो होता है स्थापना, वो 1954 ईस्वी में होता है, 12 मार्च 1954 ईस्वी को। और यह जो संस्था है, वो संस्था
साहित्य से जुड़े जितने लोग रहे हैं, चाहे जितने रचना करने वाले रचनाकार कवि रहे हैं, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए वो ये संस्था, जो इसके नाम से ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य में उत्कृष्ट सेवा करने के लिए, यानी जो रचनाकार, जो साहित्यकार, जो साहित्य कृतियाँ जिनको संरक्षित करने की जरूरत है, जो साहित्य में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं, या जो साहित्य लेखन हो रहे हैं, साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए इस संस्था का निर्माण कराया गया। और इसका जो निर्माण हुआ, ये इसकी जो स्थापना हुई साथियों, इसकी स्थापना जो होती है 1954 ईस्वी में होती है। तो हम लोग ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। तो जो हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना हुई 1927 ईस्वी में, यानी ए का बी, इस तरह से ऑप्शन हमारा सी पहले ही दिख जा रहा है। यानी जो हिंदुस्तानी अकादमी जो है उसका 1927 हो गया, और जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा हो गई उसका 1942 हो गया है, और जो बिहार राष्ट्रभाषा हो गई उसका हो गया आपका 1947, और जो ये साहित्य अकादमी हो गई 1954 हो गया। तो इस तरह से आपका जो साथियों हमारा जो प्रश्न है वो पूरा होता है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हम लोग का प्रश्न दिया है साथियों, अगला प्रश्न ये दिया गया है कि 2 कथन दिए गए हैं इसमें, यानी इसमें साथियों 2 कथन दिया है, और कथन में ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। यानी हम लोग ऐसे कि इस तरह का एक और प्रश्न आता है साथियों जिसमें कथन और कारण दिया रहता है, तो उसमें उसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे कि कथन और कारक में अंतर थोड़ा सा ये हो जाता है कि कथन, मान के चलिए कि कथन जो दिया गया है, कथन को कारण संतुष्ट कर पा रहा है, यानी व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं, वो उस तरह का उसमें थोड़ा देखा जाता है। लेकिन जो कथन सपाट तौर पे जो सीधे सीधे 2 कथन दिए जाते हैं उसमें, उन दोनों कथनों में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है ऑप्शन पकड़ने में, क्योंकि दोनों कथन है, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, दोनों सही है तो दोनों सही है, और दोनों गलत है तो दोनों गलत है। इस तरह के 4 ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन उसमें ये मिलता है कि दोनों कथन तो सही है पर व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इस पर ध्यान देने की बात है। तो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न में कथन नंबर 1 दे रहा है कि वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिंदी को टंकण, आंसुलेखन, वाणिज्यिक पत्राचार एवं नई आर्थिक शब्दावलियों को अपूरित करना है। चूंकि ये सही भी है कि जो जो कमर्शियल लैंग्वेज है, यानी जो वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिंदी को प्रयोग कर रहे हैं, टंकण का मतलब होता है ना कि जैसे टाइप करना, टाइप, टंकण जो शब्द है उसको टाइपिंग फॉर्मेट में कहते हैं। तो जैसे हम लोग अभी टाइपिंग की बात कर लें थोड़ी सी, तो टाइपिंग में ये होता है कि अंग्रेजी की टाइपिंग बहुत आसान है अपेक्षाकृत हिंदी की टाइपिंग से, और सारे वर्ड मिल जाते हैं। लेकिन जो हिंदी का टाइपिंग होता है, हिंदी की टाइपिंग जो कंप्यूटर में हम लोग टाइपिंग करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आंसुलेखन हो गया, यानी जो टाइपिंग वाला हो गया, जो वाणिज्यिक कमर्शियल में पत्राचार यानी जो लेटर वगैरह हो गए, उसमें भी बहुत सारे तकनीकी शब्द ऐसे होते हैं जिसका शुद्ध मतलब एग्जैक्ट हिंदी मिल नहीं पाता है, एग्जैक्ट उसका हिंदी में अनुवाद हो नहीं पाता है, और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और चूंकि शुद्ध हिंदी में लिख भी दिया जाए तो बहुत सारे पाठकों को, बहुत सारे जो भेज रहा है या फिर जो प्राप्त कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसको लेकर के जो है, जो यानी आर्थिक शब्दावली, यानी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो फैक्ट जो है आपके टर्म्स आते हैं, उसके भी जो है इसको मतलब कथन ये कह रहा है कि इन सब के लिए अभाव है अभी हिंदी में, तो उसका जो है प्रचार प्रसार यानी उसका विस्तारण करना जरूरी है। तो ये कथन नंबर 1 भी हम लोग का सही है। और दूसरा कथन ये दे रहा है कि प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत टिप्पण, पारिभाषिक शब्दावली और संक्षेपण महत्वपूर्ण है। चूंकि ये भी सही है, क्योंकि संक्षेपण में बहुत सारे पैराग्राफ, मान के चलिए आपको संक्षेपण का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कोई 1000 शब्द में कोई एक पैराग्राफ दे दिया, उसके पूरे उसका जो भाव है, उसका जो सार है, उसको जितना कम से कम शब्दों में हो कम से कम शब्दों में लिख दिया जाए, और सारी की सारी जो भाव है, उसके जो सार है, उसका जो पूरी की पूरी बात है, वो सब चीज़ें उस थोड़े से शब्दों में समावेशित हो जाए, तो संक्षेपण होता है। इस तरह की जो पारिभाषिक शब्दावली है, इस सब की जरूरत जो है प्रशासनिक वर्ग में जरूरत पड़ती है, चाहे कामकाजी हिंदी हो, प्रशासनिक हिंदी प्रशासन की भाषा हो, या लोक जो कागजी भाषा होती है उसमें साथियों इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा, यानी दोनों के दोनों कथन हमारे सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है साथियों, अगला जो प्रश्न ये दिया है कि अगला जो हम लोग का प्रश्न दे रहा है कि यण संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं। यानी यण संधि की बात आई है साथियों यहाँ, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग संधि की कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग संधि की चर्चा करेंगे। एक टॉपिक हम लोग का हिंदी व्याकरण में संधि समास से रिलेटेड है, वो चीज़ है। तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा संधि की कर लेते हैं। तो संधि चूंकि संधि के 3 प्रकार माने गए हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया है साथियों। एक स्वर संधि हो गई आपकी, स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी साधियों हो गई आपकी विसर्ग संधि, यानी विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करें तो 1 मिनट थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे इसकी।
स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि की साथियों, स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं, 5 प्रकार माने गए हैं। इसमें से जो सबसे पहले आता है साथियों वो आता है दीर्घ संधि। पहला जो आता है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, गुण संधि। फिर साथियों तीसरा आता है जो आता है यण संधि, यण संधि। चौथा जो आएगा साथियों आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और जो अंतिम हमारा आता है पांचवा अयादि संधि, अयादि संधि। ये मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं खाका इसका, क्योंकि हम लोग जब व्याकरण की चर्चा करेंगे, व्याकरण की कक्षा करेंगे साथियों, तो इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे, जिसमें हम लोग को टॉपिक पढ़ना है व्याकरण, संधि समास पढ़ना है आप साथियों। उसके बाद से काल, वाक्य विन्यास वगैरह ये सारी चीज़ें जो पढ़नी है उसकी चर्चा हम लोग वहाँ विस्तार से करेंगे। थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग देख लेते हैं जो स्वर संधि में होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये सारी संधियाँ होती हैं, यानी ये प्रकार हो गए आपके संधि के। जिसमें दीर्घ संधि में ये होता है कि समान जो वर्ण होते हैं, समान वर्णों का जो मेल होता है, और समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। यानी जब अ और अ को मिलाएंगे तो आ हो जाएगा, और वो ऐसे ही जैसे छोटी और छोटी को मिलाएंगे तो वहाँ पे बड़ी ई हो जाता है। यानी समान वर्णों का जब योग होता है तो वहाँ पे जो होता है दीर्घ विकार उत्पन्न होता है। यानी जो समान सजातीय दीर्घ वर्ण जो होता है उसकी जो होता है उसका आदेश हो जाता है, तो वो हमारा दीर्घ संधि हो जाता है। उसके बाद गुण संधि की बात कर लें तो जब जो होता है अ या आ से अ या आ का ई, अ आ या फिर जो हो गया ई और ई या फिर बड़ी छोटी या फिर बड़ी ई का ए और ऐ से योग होता है, तो ए और ओ का जो होता है आदेश होता है, ये गुण संधि हो जाता है साथियों। और यण संधि की बात कर ले तो यण संधि के बाद से जो साथियों और आ के बाद आए और ओ आए तो ओ और औ हो जाता है, ये आपका यण संधि हो जाएगा। फिर वहीं वृद्धि संधि की बात कर लें तो वृद्धि संधि में, चूंकि हम वृद्धि संधि की बात कर रहे थे साथियों, तो वृद्धि संधि में और आ के बाद जो आपका ए और ए आए तो ओ और औ का आदेश हो जाता है ऐसे, चूंकि हम लोग चर्चा करेंगे संधि जब पढ़ेंगे तो विस्तार से। और वहीं अगर यण संधि की बात करें तो यण संधि की बात कर लें तो जैसे आपका ई हो गया या बड़ी ई हो गया या फिर ऊ हो गया या फिर बड़ा ऊ हो गया। इसके बाद से जो असमान स्वर आए तो जो असमान स्वर के बाद आता है तो असमान स्वर के बाद इन दोनों में परिवर्तन होकर के य और व में आदेश हो जाता है, तो इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे उसमें। और वहीं अयादि संधि की बात कर लें तो अयादि संधि में साथियों जो ये होता है कि आपका जो अयादि संधि में ये जो होता है, क्योंकि साथियों हम लोग अयादि संधि की बात कर रहे हैं तो अयादि संधि में ये होता है कि जैसे जो आपका अ आ ए के बाद जो है असमान, यानी अ आ ए के बाद जो आपका असमान स्वर आता है उसके बाद से जो है ए का अय हो जाएगा, ए का जो आपका अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है। ये सब जो आते हैं ये अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे, क्योंकि प्रश्न आया था तो हम लोग प्रश्न में समझ लेते हैं। जो आपका यण संधि है तो यण संधि में साथियों ये होता है कि ई, अब यण संधि की हम लोग बात कर रहे थे, यण संधि का उदाहरण जो पूछ रहा है हम लोग का जो प्रश्न है, यण संधि का उदाहरण जो पूछ रहा है, तो यण संधि में हम लोग यण संधि में ये देख रहे थे कि जो आपका ई और छोटी या बड़ी हो गई, आपका ऊ और बड़ा ऊ हो गया, उसके बाद से जो असमान स्वर आए आपके बाद, इन दोनों के बाद यदि असमान स्वर आए, असमान स्वर जो आए, असमान स्वर में कोई भी असमान स्वर हो तो इसके स्थान पे जो ई और ऊ है इसके स्थान पे य और व, यानी य और व का आदेश हो जाता है। तो उसके अनुसार साथियों पूछ रहा है कि यण संधि का उदाहरण यानी यण संधि जो है, यण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो मतैक्य की बात करें तो मत्ती प्लस एक हो जाएगा इसका विग्रह। सुरेश की बात करें तो सुर प्लस ईस हो जाएगा। अत्याचार की बात करें तो अति प्लस आचार हो जाएगा, अति प्लस आचार। और रजनी की बात करें तो रजनी धन ईस हो जाएगा, यानी इसका हम लोग विच्छेद कर लिए। अत्याचार का अत्याचार, सुरेश का सुर ईस, मतय का मति एक। ई और ए आ रहा है आपका तो अय हो जा रहा है, चूंकि ये भी यण संधि नहीं है। सुरेश का सुर प्लस ये भी यण संधि नहीं है। लेकिन जो साथियों अत्याचार आ रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर अत्याचार, अति आचार, यानी ई और अ आ रहा है, इसके बाद यानी असमान स्वर आ रहा है, तो उसके बाद जो यह आदेश हो जा रहा है, यानी हम लोग अभी
देख रहे थे यण संधि में कि असमान स्वरों के बाद ई, य और वो आदेश हो जा रहा था, तो यहाँ पे आदेश हो रहा है अति आचार में आ का जो यह आदेश हो रहा है, तो ये जो साथियों हम लोग का अत्याचार होगा वो हो जाएगा यण संधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न भी संधि विच्छेद से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चर्चा जब करते हैं हम लोग, तो अगला जो हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न ये दे रहा है कि सिंधुर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। यानी साथियों हम लोग से जो प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधुर जो आपका सिंधुर्मी है, सिंधुर्मी उसका जो है जो संधि विच्छेद करना है, यानी जो उसका, एक मिनट, प्रश्न हम लोग का एक छूट रहा है। यानी हम लोग इसकी चर्चा जब यण संधि की किए थे, तो यण संधि में हम लोग का एक और नीचे प्रश्न था। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जो इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है साथियों कि जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाता है। यानी चूंकि हम लोग का प्रश्न आ गया समास से रिलेटेड, तो थोड़ी चर्चा हम लोग समास की कर लेते हैं। तो समास यानी जो ये होता है कि समास जो होता है साथियों, शब्दों का जो होता है जो एक संक्षेप रूप होता है, यानी कि दो या दो से अधिक समस्त पदों का जो योग होता है उसके संक्षेप को हम लोग समास कह देते हैं, समास कहते हैं। और जो समास होता है, समास 6 प्रकार का होता है, जिसमें साथियों आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास हो गया साथियों। उसके बाद आ गया आपका कर्मधारय समास। उसके बाद साथियों आपका हो गया द्विगु समास। उसके बाद साथियों आपका हो गया द्वंद्व समास। उसके बाद साथियों आपका जो अंतिम हो गया वो हो गया बहुब्रीहि समास। जो आपका अंतिम हो गया वो हो गया बहुब्रीहि समास। और जो साथियों जो आपका हो गया अव्ययी भाव समास में, यानी जो होता है पहला पद अव्यय होता है, जिसमें आपका यथाशक्ति यथासंभव सारे आते हैं। तत्पुरुष में जो होता है कारक का योग होता है। जैसे राजा रानी की बात करें तो राजा रानी, तो राजा की रानी, राजकुमार राजा का कुमार, ऐसे ये सब। राजा रानी तो चूंकि आ जाएगा साथियों आपका द्वंद्व में राजा और रानी, लेकिन राजकुमार जो होगा राजा का कुमार, ये सब आ जाएंगे तत्पुरुष में। कर्मधारय में साथियों ये होता है कि कर्मधारय में होता है कि जैसे नीलकमल की बात करें तो नीला है कमल, यानी नीलकमल वाला हो जाएगा नीलाकमल। जो आपका नीलकमल, नीलकंठ नीलाकंठ वाला नीलकंठ ले लेंगे। जैसे पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला हो जाएगा आपका पीला वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर, कर्मधारय में हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम तीसरे अर्थ की ओर वहीं संकेत कर देंगे साथियों, जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण थोड़ी सी अंतर होती है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है साथियों कर्मधारय में और बहुब्रीहि समास में, कि जैसे हम जब बहुब्रीहि समास की बात करते हैं तो उसमें किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर देते हैं, तो वो हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। लेकिन वही केवल थोड़ी सी व्याख्या उसकी, थोड़ा सा उसका जो है अर्थ लें। जैसे हम अगर चरण कमल की बात कर लें तो इसकी जो अगर हम व्याख्या करें या इसका जो अर्थ माने कमलवत रूपी चरण, यानी कमल के समान चरण जब माने, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। और यही वहीं अगर हम नीलाकंठ माने, नीलकंठ शब्द की बात करें तो नीलाकंठ वाला तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर किसी तीसरे अंत की ओर संकेत कर देते हैं, नीलकंठ की जब बात करते हैं तो नीलाकंठ वाला अर्थात शिव, तो जब वहाँ अर्थात शिव की बात आती है साथियों तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता है। लेकिन सिर्फ जहाँ ऐसे सामान्य विशेषण की बात, विशेषता की बात जहाँ करते हैं तो वहाँ कर्मधारय हो जाता है। वहीं अगर द्विगु की बात कर ले तो द्विगु में जो इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिभुवन, चौराहा, चतुर्भुज, ऐसे ये सब जो शब्द होते हैं वो द्विगु समास में आते हैं। और द्वंद्व में साथियों जैसे द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, और का जो छिपा हुआ बोध होता है वो द्वंद्व में होता है। तो इस तरह से मोटा मोटी हम लोग समास को देख रहे हैं, चूंकि प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। और जब व्याकरण की चर्चा करेंगे साथियों तो वहाँ विस्तार से एक एक चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अब प्रश्न हम लोग का ये पूछ रहा है कि जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाता है। तो जो साथियों जो ये है जो हम लोग का प्रश्न है कि जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहा जाता है, तो साथियों जो उसका सही ऑप्शन होगा वो जो हमारा द्वंद्व समास। अभी हम लोग देख रहे थे जहाँ माता और पिता की बात कर रहे थे वहाँ पे दोनों पद प्रधान हो रहे थे। यानी एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं इसका, माता पिता, तो इसका जो है तो माता और पिता, यानी जो इसका हम लोग विन्यास करेंगे तो माता और पिता करेंगे। और ये जो हमारा होगा इसमें साथियों जो होगा द्वंद्व में दोनों के दोनों पद प्रधान है, यानी दोनों पद की बात की जाती है, स्वतंत्र पद की बात की जा रही है। तो माता और पिता में माता और पिता दोनों जो है आपके पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, वो होता है आपका कौन सा, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों 4 नंबर। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है सिंधुर्मी का संधि विच्छेद, यानी जो है सिंधुर्मी जो है उसका संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो साथियों ये जो हम लोग का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका,
तो चूंकि हम लोग चर्चा करेंगे जब संधि की विस्तार से, तो वहाँ समझेंगे एक एक चीज को लेकर के हम लोग बाकायदा अच्छे से समझेंगे कि संधि के नियम क्या क्या होते हैं, किस तरह से संधियाँ होती हैं, और उसमें जो है व्यंजन संधि के क्या नियम होते हैं, विसर्ग संधि के क्या नियम होते हैं। तो इस तरह यहाँ जो हम लोग का इसमें सही ऑप्शन जो होगा साथियों वो होगा हम लोग का सिंधु उर्मी। यानी जब भी हम लोग उर्मी लिखेंगे साथियों, तो उर्मी में जब भी उर्मी की चर्चा करेंगे, लघु उर्मी हो गया, जल उर्मी हो गया, सिंधु उर्मी हो गया, इन सब चीज़ों में जो उर्मी लिखा जाता है, उर्मी में हमेशा साथियों जो होता है बड़ाऊ होता है। या इस चीज़ की ध्यान देने की जरूरत है। तो जो ऐसे ही हम लोग का स्पष्ट दिख रहा है कि जो हम लोग का ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं हम लोग, तो जो अगला प्रश्न दिया है साथियों, जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध हो वहां अलंकार कौन सा होगा। यानी जो हम लोग का प्रश्न ये पूछ रहा है साथियों, प्रश्न पूछ रहा है जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं अलंकार की, तो हम लोग उसकी चर्चा आगे विस्तार से करेंगे। थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार की बातें होती हैं, वो बहरहाल वो बात की बातें हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उपमा, उपमेय, रूपक की बात हम लोग करेंगे, और फिर शब्द में अनुप्रास, यमक, श्लेष की बात करेंगे, अर्था में उत्प्रेक्षा, रूप उत्प्रेक्षा की बात करेंगे। ये सब चीज़ें आगे बढ़े, आगे जैसे जैसे हम लोग चलेंगे उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। क्योंकि हम लोग का प्रश्न ये पूछ रहा है साथियों कि जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो हम लोग अलंकार में थोड़ी सी चर्चा हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं समासोक्ति की और अन्योक्ति की, समासोक्ति और अन्योक्ति की बात करते हैं हम लोग। आप लोग साथियों, आप लोगों ने पद्मावत भी पढ़ी होगी या कमायनी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे ये आता है बार बार प्रश्न कि पद्मावती समासोक्ति है या अन्योक्ति, या फिर कमायनी अन्योक्ति है समासोक्ति। अन्योक्ति समासोक्ति का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि साथियों जब हम लोग चर्चा करते हैं, जब हम किसी पाठ को पढ़ रहे होते हैं, किसी प्रस्तुत अर्थ को पढ़ रहे होते हैं, तो उस अर्थ से उस अर्थ का भी बोध हो, लेकिन किसी अन्य अर्थ का भी बोध हो, लेकिन जो प्रस्तुत अर्थ जो सामने हम लोग को लिखा दिख रहा है, उस अर्थ का जो मात्रा होगी वो प्रतिशत में ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग पद्मावती पढ़े होंगे आप लोग भी, पद्मावती में जो है, जब हम लोग समासोक्ति की बात करते हैं तो रत्नसेन और पद्मावती की जो प्रेम कहानी दी गई होती है वो एक तरह से समासोक्ति है। यानी जो है उसकी चर्चा वहाँ जिक्र बाकायदा मिलता है, और उसकी मात्रा प्रतिशत में भी बहुत ज़्यादा अधिक है। यानी जो दूसरा अप्रस्तुत अर्थ है, अप्रस्तुत अर्थ में जैसे कि जो है सूफी मत का प्रभाव उसमें देखा जाता है, तो उसकी ज़्यादा जो है उसका ज़्यादा व्याख्या हो नहीं पाता। यानी उसका पुट तो थोड़ा थोड़ा दिखता है, मात्राएं उसकी भी दिखती है लेकिन कम दिखती है। यानी उसमें जो प्रतिशत के रूप में समासोक्ति यानी जो प्रस्तुत अर्थ है साथियों वो ज़्यादा दिखता है। तो जो जहाँ प्रस्तुत अर्थ की बात हो, जहाँ प्रस्तुत अर्थ ज़्यादा परिलक्षित हो, जैसे जो लिख दिया गया है, जो सामने जो काव्य में दिया गया है, जो काव्य रचना में दिया गया है, यानी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो उसमें लिखा है उसका एग्जैक्ट सीधा सीधी मीनिंग हम लोग जहाँ निकाल लेते हैं और प्रतिशत में उसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो वहाँ समासोक्ति हो जाती है। लेकिन ऐसी बात समासोक्ति में भी साथियों जो है अप्रस्तुत अर्थ की बातें होती हैं, अप्रस्तुत अर्थ की बातें उसमें भी होती हैं, लेकिन जो होती है मात्रा थोड़ी कम होती है। यानी जो प्रस्तुत होता है किसी दूसरे अर्थ की तरफ वो भी संकेत करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में करता है। जबकि जो समासोक्ति में होता है, जो प्रस्तुत अर्थ जो हम लोग के सामने दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न ही हम लोग का पूछ रहा है कि प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध होता है, यानी जो प्रस्तुत होता है वो ज़्यादा मात्रा में होगा, और अप्रस्तुत जो होगा साथियों वो कम मात्रा में होगा, वो समासोक्ति हो जाएगी। अगर वहीं जो प्रस्तुत होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा तो अन्योक्ति हो जाएगी, और अप्रस्तुत कम में, यानी जो प्रस्तुत ज़्यादा होगा तो समासोक्ति, और अप्रस्तुत ज़्यादा हो साथियों जहाँ पे वो हो जाएगा अन्योक्ति। तो इस तरह से जो हम लोग का सही आंसर होगा साथियों हो जाएगा समासोक्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हम लोग का साथियों, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से विकार, यानी यहाँ भी संधि की बात साथियों चल रही है, हम लोग की संधि की बात चल रही है, और ये पूछा जा रहा है इसमें कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं व्याकरण में उसे क्या कहते हैं। क्योंकि जो दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है साथियों उसे हम लोग कहते हैं संधि। संधि भी और उसमें जो संधि में आगा संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब संधि की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि संधि में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है साथियों वो होता है वहाँ पे संधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न ये दिया है कारण और कथन और कारण से संबंधित दिया है। कथन और कारण से संबंधित हम लोग का जो है प्रश्न दिया है। चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हम लोग के सामने है साथियों, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कथन और कारण, कथन और कारण में साथियों हम लोग ये ध्यान देंगे
कि जो कथन दे रहा है कथन की व्याख्या सही सही कारण कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के साथियों दो प्रश्न आते हैं और दो प्रश्न दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे बच्चों के बीच ये कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे कि दो कथन दे दिए जैसे कथन और कारण से संबंधित प्रश्न हो, या फिर आपके जो दो कथन वाले प्रश्न हो, तो उसमें एक ऑप्शन ऑप्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कि दोनों कथन सत्य है तो व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो क्या हमारे क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। तो इसमें साथियों हम लोग ये समझ लेते हैं बहुत बाकायदा अच्छे तरह से कि जो कथन और कारण वाले प्रश्न होंगे उसमें कथन तो सही हो जाएगा, दोनों मान के चलिए दोनों स्वतंत्र कथन है, कथन तो सही हो जाए। तो चूंकि ऑप्शन में तो दिख रहा है कि दो ऑप्शन में कथन सत्य दे रहा है, लेकिन इस प्रश्न में मेन चीज ये देखने की है साथियों कि जो है कारण जो दिया जा रहा है, कारण का जो है कथन से संबंध है कि नहीं, यानी जो कथन ऊपर दिया जा रहा है उसका संबंध कारण से है कि नहीं। अगर कारण से संबंध है तो दोनों कथन भी सही है और व्याख्या भी कर पा रहा है, लेकिन कथन तो सही है पर व्याख्या कर नहीं पा रहा है। यानी जो कारण दिया गया है, कारण अपने आप में सही है, लेकिन जो कारण दिया गया है वो कथन का कारण नहीं है। यानी जो है वो जो कथन दिया गया है कारण के रूप में वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो सही तो है, पर जो है कथन के अनुसार नहीं दिया गया है। तो कथन के अनुसार नहीं दिया गया है तो उस समय हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे कि कथन सत्य तो है पर जो है कथन की है कारण जो है व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में ये दे रहा है साथियों कि प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। सही भी है, कथन जो हमारा बिल्कुल सही है। और कारण की बात करें साथियों तो कारण में ये दे रहा है कि साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखे, ये भी सही है, क्रिया रखे। जब साधारण वाक्य की चर्चा हम लोग करेंगे तो विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं शब्द, और इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। और ऐसे सामान्य रूप से जो वाक्य हैं तीन प्रकार के, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। तो ये जो है कारण कारण भी सही है हमारा और कथन भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर पा रहा है, तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा साथियों वो हो जाएगा 1 नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न दिया है साथियों ये कि कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। यानी अभी फिर काल का प्रश्न आ गया हम लोग के सामने कि जो है कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। क्योंकि भेद जो वर्तमान काल के भेद होते हैं साथियों, वर्तमान काल के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें साथियों आपका जो होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ये जो हो गए आपके सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इसको भी तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल इसे ही कहते हैं। उसके बाद साथियों आपका आता है जो आपका अगला आ जाएगा वो हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। अगला हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। उसके बाद जो 5वां हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। और जो 6ठे नंबर पे होगा साथियों वो होगा पूर्ण सांतत्य, यानी जो होगा पूर्ण सांतत्य वर्तमान काल। इस तरह से आप साथियों हमारे जो होते हैं वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है वर्तमान काल का भेद नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है साथियों कि जो संपूर्ण वर्तमान काल दिया है ये जो है वर्तमान काल का भेद नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न ये दिया है साथियों कि जितेंद्रिय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है। यानी जितेंद्रिय का संधि विच्छेद पूछ रहा है साथियों। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग के सामने जो प्रश्न है जितेंद्रिय का संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो इंद्रिय की बात कर लें, ये भी इंद्रिय गलत है, जित गलत है, ये भी इंद्रिय गलत है, ये भी इंद्रिय सही तो है, ये इंद्रिय सही है। ऑप्शन की चूंकि ऑप्शन से हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इंद्रिय तो सही तो है, लेकिन जीत नहीं होगा इसका। इसका जो विच्छेद होगा जीत प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय, यानी जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साथियों। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 होगा वो सही होगा, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 होगा वो सही होगा। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग जितेंद्रिय की जो है संधि विच्छेद देख लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दे रहा है साथियों ये दे रहा है कि आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है। यानी आज्ञावाचक का जो है इसमें से उदाहरण पूछ रहा है। क्योंकि हम लोग थोड़ी चर्चा वाक्य की कर लेते हैं। वाक्य अर्थ के आधार पर साथियों 6 प्रकार का होता है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए भी थे, जिसमें विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, विधानवाचक हो गया। उसके बाद से साथियों आपका हो जाएगा विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक हो जाएगा। उसके बाद से साथियों आपका आज्ञावाचक हो जाएगा,
आज्ञावाचक वाक्य, उसके बाद हो गया आपका विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक हो गया। इसके बाद से जो होगा साथियों इच्छावाचक हो जाएगा, इच्छावाचक। इच्छावाचक के बाद आपका हो जाएगा संकेतवाचक, संकेतवाचक जो आपका हो जाएगा। यानी कि आपके जो हो गए जो अर्थ के आधार पर साथियों 8 प्रकार के होते हैं जो आपके वाक्य होते हैं, सॉरी 6 बता दिए थे हम, 8 होते हैं अर्थ के आधार पर, जिसमें विधानवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, विस्मयादिवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, आपका इच्छावाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, और जो जो अंतिम बचता है साथियों वो होता है संदेहवाचक। यानी जो होता है अर्थ के आधार पे इस तरह के आपके 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। तो इसमें से पूछ रहा है साथियों आज्ञावाचक का वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है। जो परिश्रम से सफलता निश्चित है, ये तो आपका विधानवाचक हो गया। उसके बाद से परिश्रम करो तभी सफलता निश्चित है, परिश्रम करोगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, यानी संकेतवाचक है। और ये संभवतः परिश्रम से सफलता निश्चित है, ये आपका संदेहवाचक है। लेकिन जो दूसरा जो आपका ऑप्शन दे रहा है साथियों, यानी जो हम लोग का दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि परिश्रम करो कॉमा है उसके बाद तभी सफलता निश्चित है, यानी जो है ये आज्ञा दे रहा है, यानी सामने वाले को जो पाठक है यानी जो सामने है उसको बता रहा है, जो सामने है कि परिश्रम करो तभी सफलता निश्चित है, यानी ये जो वाक्य है ये आपका आज्ञावाचक है, यानी ऑप्शन नंबर जो साथियों 2 है हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो साथियों हम लोग का प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग के सामने आता है कि निम्नलिखित काव्यांश को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी जो आपके पास काव्यों का छोटा छोटा टुकड़ा दे दिया है और इसको आपको सही से व्यवस्थित करना है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि का अभिमान है, गौरव का निज देश और मृतक समान है, जिसको नहीं वह नर नहीं नर पशु निरा है। यानी आपको देखने को ये मिल रहा है साथियों कि इसमें जो काव्य की पंक्ति है मृतक समान, एक मिनट, जो इसमें ये दिख रहा है कि मृतक समान है और अभिमान है, ये दोनों तो अंत में आएंगी, क्योंकि ऐसे जब काव्यांश देखेंगे तो काव्य में ज्यादातर जो होता है अंत में जो होता है वाक्यांश एक समान आते हैं। तो इस तरह से जो है ये तो अंत में आएगा, ये दिख रहा है। अब इन दोनों को हम लोग को सेट करना है, सेट करेंगे इसे। तो साथियों इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि काव्यांश को व्यवस्थित करने का जो क्रम होगा हम लोग का क्या होगा। तो इसमें ये तो हम लोग का ऑप्शन से दिख रहा है साथियों कि जो अभिमान है और मृत समान है ये अंत में आएगा, क्योंकि इसके जो तुकबंदी है यानी जो इसके अंतिम भाग है वो समांतर से आ रहे हैं। तो हम लोग को इन 2-3 पंक्तियों को व्यवस्थित करना है। जिसको नहीं गौरव का निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, यानी बैठ जा रहा है हम लोग का। यानी जो पहले आएगा जिसको नहीं, बैठाने की कोशिश करते हैं साथियों हम लोग, जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको नहीं गौरव तथा, एक मिनट, जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का, गौरव तथा निज देश का अभिमान है। अगले पंक्ति की तरफ चलते हैं। वह नर नहीं नर पशु निरा है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, और मृतक समान है। इस तरह से हम लोग का साथियों काव्यांश जो है व्यवस्थित हो जा रहा है कि जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यानी इसकी जो है तुकबंदी आराम से बैठ गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि जिसको नहीं, यानी जो पहला पद है ऑप्शन नंबर डी, गौरव तथा निज देश का, यानी बी, डी के बाद बी आ रहा है, डी के बाद बी 2 में दिख रहा है, का अभिमान है यानी ये नंबर। तो ऑप्शन नंबर साथियों हम लोग का जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। यानी जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। इस तरह से हम लोग का जो है काव्यांश व्यवस्थित हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला जो हम लोग का प्रश्न है साथियों कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछ रहा है। यानी जो हम लोग के सामने प्रश्न आ रहा है, प्रश्न ये है कि इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछ रहा है। समास की चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी कि समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि इत्यादि इसकी चर्चा की है। उसमें बहुब्रीहि समास में ये होता है साथियों कि जो दोनों पद हैं, दोनों पद के अलावा किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे बहुत इसके उदाहरण हम लोग लिए, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। इस तरह से जो तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, किसी किसी तीसरे अर्थ की ओर, तीसरे अर्थ की ओर संकेत जो करे, तीसरे अर्थ की ओर जो संकेत करे वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे प्रभाकर नहीं होगा, आत्मनेपद ये भी नहीं होगा, भला बुरा भला और बुरा हो जाएगा ये भी नहीं होगा। लेकिन जो हम लोग का चौथा ऑप्शन दिख रहा है साथियों, चंद्रशेखर, यानी जिसके शेखर पर चंद्र हो अर्थात शिव, यानी जिसके ललाट पे चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और उसका जो इशारा है साथियों वो भगवान शंकर यानी शिव की ओर जा रहा है। तो यानी ये जो हमारा चंद्रशेखर होगा ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर साथियों हम लोग के सामने अगला प्रश्न जो आ रहा है बन के ये आ रहा है कि जो दे दिया गया है इसमें, और इसके बाद से इसका जो साथियों संधि दे, कुछ शब्द दिए गए हैं और उसको संधि से सुमेन जो है उसको मिलान कराना है। पहला शब्द जो दे रहा है अन्वेषण, इसकी एक एक शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करते जाएंगे तो बकायदा हम लोग को समझ आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी संधि है। तो अन्वेषण की बात करें तो जो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा अनु प्लस एसड़, अनु प्लस एसड़, यानी उ और ए की बात आ रही है जहाँ, तो अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे। ये जो हो जाएगा साथियों यण संधि में आ जाएगा। और पवित्र की बात करें तो पवित्र में आ जाएगा साथियों, इसका विग्रह करेंगे तो पोधन इत्र, ये आ जाएगा साथियों अयादि में। पोधन इत्र की जहाँ बात करेंगे तो आ जाएगा अयादि संधि में। और जलोध की बात आ रही है, यानी जो आ रहा है अब जलौध की बात जब करेंगे तो जल प्लस औध हो जाएगा। इसका जो संधि विच्छेद करेंगे, जो शब्द दिया गया है, तीसरा जो शब्द है, तीसरा जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है जलौध, जलौध दिया है। और जो दूसरा है पवित्र है, तीसरा अन्वेषण है, जो चौथा है विरोचित दिया है। तो विरोचित का हो जाएगा साथियों वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित यानी अ और उ का जो मेल हो रहा है, यहाँ पे अ प्लस उ मिल रहे हैं और उ मिल के ओ बना रहे हैं साथियों। ये जो होता है, ये जो होता है साथियों, जो नियम होता है गुण संधि का होता है। जलौध में अ और जल ओध है साथियों, जलौध में जल और ओध है, तो अ और ओ मिल करके औ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएंगे वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद से ओ और ई यानी असमान स्वर की जहाँ बात हो रही है वो वहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी। वहीं पे अगर उ और ए से जो होता है, उ और ए से साथियों, उ और ए से जो है वह का आदेश हो पा रहा है असमान स्वर, जिसकी चर्चा हम लोग यण संधि में पिछले प्रश्न में किए थे। तो वहाँ पे हो जाएगा यण संधि, यानी जो अन्वेषण का यण संधि यानी ए का बी हो जाएगा। और फिर आपका जो पवित्र हो जाएगा उसमें अयादि संधि यानी बी का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा साथियों हम लोग का दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। विसर्ग संधि की बात थोड़ी सी चर्चा कर लें। विसर्ग संधि में चूंकि ये जो साथियों हम लोग का चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है किसी भी जैसे अह लिखते हैं हम लोग, तो ये जो दो चिन्ह, दो बिंदु होते हैं, दो डॉट होते हैं, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। और विसर्ग के नियम जब हम लोग संधि में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे वहाँ पे। जैसे अभी थोड़ी सी चर्चा कर लें हम लोग। जैसे विसर्ग जो होता है बहुत बार समय, बहुत बार इस समय, यानी तीनों जो सा है उसमें जो आपका यानी र में इसमें भी परिवर्तित होता है विसर्ग का जो चिन्ह होता है। इसके नियम हम लोग चूंकि विस्तार से चर्चा हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब व्याकरण की कक्षा हम लोग साथियों करेंगे तो उसमें एक एक चीज विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका एक एक हम लोग इसका जो है संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। जो निष्फल होगा, निष्फल का जो विग्रह हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो नि प्लस फल होगा, जो तथापि का करेंगे तो तथा प्लस अपि हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का जो है, ये जो है आपका आ जाएगा स्वर संधि में। पुरस्कार में हो जाएगा जो आ जाएगा पुरस्कार में साथियों, तो जो हो जाएगा पूरा प्लसकार हो जाएगा, पूरा प्लसकार। प्रत्येक का जब विग्रह करेंगे तो प्रतिधन एक आ जाएगा, ये भी आपका स्वर संधि में आ जाएगा। और जो भास्कर आ जाएगा उसका भी हम लोग विच्छेद करेंगे तो भा प्लस कर। इस तरह से हम लोग के सामने तीन जो है, तीन शब्दों में विसर्ग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। पुरस्कार में निष्फल का नेफल, पुरस्कार का पुरस्कार और भास्कर का भाकर। तो इस तरह से जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, सी और ई,
ACE यानी ऑप्शन नंबर 3 साथियों जो होगा हम लोग का सही हो जाएगा। जो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि इसमें जो, चूंकि प्रश्न हम लोग समझते हैं उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। हम लोग के सामने साथियों पहले ही प्रश्न निकल के ये आ रहा है कि नायक नायिका का भेद निरूपण पहला जो हो गया, दूसरा विषय वासना के तिरस्कार, नक्सिक वर्णन, ओजगुण और विरस की प्रधानता किस काल की प्रवृत्ति है। क्योंकि ये जो प्रवृत्ति दिख रही है, ये जो है आपका ओजगुण और विरस की प्रधानता तो हम लोग को आदिकाल में ही भी दिखती है, आदिकाल में भी इसकी चर्चा दिखती है। नक्सिक वर्णन साथियों जो उभर के आया है, नक्सिक वर्णन और नायिका का भेद रूप वर्णन, वो आता है रीतिकाल में उभर के, रीतिकाल में उभर के आता है। तो इस तरह से जो हम लोग का जो, और रीतिकाल में जब जो भूषण वगैरह को हम लोग पढ़ेंगे, छत्रसाल दशक को छत्रसाल दशक को पढ़ेंगे, भूषण भूषण को पढ़ेंगे, तो ये वहाँ वहाँ पे वीर काव्य भी दिखता है नीति रीतिकाल में। उसके बाद नीति के दोहे भी दिखते हैं, यानी जो बहुत अच्छे नीतिकार भी हुए हैं जो रीतिकाल में, उनके भी जो नीति तत्व हैं वो भी दिखते हैं रीतिकाल में। वीरता के भी तत्व दिखते हैं, उस गुण भी दिखाई देता है। उसके बाद नक्सिक वर्णन भी जो प्रमुखता से उभर के आता है साथ ही वो रीतिकाल में आता है। तो इस तरह से जो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा वो रीतिकाल हो जाएगा। ऐसे ही भक्ति काल की प्रवृत्तियों में जो भक्ति परक रचनाएं होती हैं वो उसमें प्रभुता के केंद्र में रहता है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। वहीं आधुनिक काल में तो व्यक्तिगता केंद्र में आ जाती है और खड़ी बोली केंद्र में आती है। क्योंकि जब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे विस्तार से, उसकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग का, अगला प्रश्न है साथियों कि प्रकृति व्याकरण के लेखक कौन है, यानी जो है प्रकृति व्याकरण के लेखक कौन पूछ रहा है। तो जो प्रकृति व्याकरण है, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हम लोग के हैं जैन आचार्य। जैन आचार्य की बात कर लें, जैन आचार्य जो है, जैन आचार्य जो है हेमचंद्र, हेमचंद्र जो है उन्होंने जो है एक ग्रंथ की रचना की, एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। और जो उनका ग्रंथ है जो है प्रकृति व्याकरण नाम से हेम शब्दानुशासन, यानी हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से इनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ प्राकृतिक व्याकरण का लिखते हैं, अनुशासन हेमचंद शब्दानुशासन इन्होंने इसकी रचना करते हैं। और ये जो है प्रकृति का व्याकरण ग्रंथ है, बहुत सटीक ग्रंथ है व्याकरण का। तो उसके बाद से इनको जो है साथियों जो पाणिनि हुए, जो संस्कृत के अष्टाध्यायी की रचना की है, यानी जो संस्कृत व्याकरण की जो रचना की है पाणिनि, तो उन्हीं की उपमा इनको भी दी जाती है और इनको प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। यानी प्राकृत का जो पाणिनि है वो हेमचंद्र को कहा जाता है। तो इस तरह से जो साथियों हम लोग का जो हेमचंद के विषय में थोड़ी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो है प्रकृति का पाणिनि जो है हेमचंद को कहा जाता है। उसके बाद से जो हम लोग का ऑप्शन में है रोड़ा कवि, इसकी चर्चा थोड़ी थोड़ी हम लोग कर लेते हैं। जो रोड़ा कवि हैं, तो जो रोड़ा कवि जो पहले आदिकाल में चंपू काव्य लिखा गया राहुल वेल, तो राहुल वेल जो लिखा गया वो इसके जो रचयिता है रोड़ा है। और जो नरपति नाल है साथियों, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है विसल देव रासो, विसल देव रासो की इन्होंने रचना की है। तो इस तरह से पुस्तकों का भी हम लोग ध्यान रखते चले जा रहे हैं। और जो जगनिक है, जगनिक जो है इन्होंने जो रचना की है आलाखंड की रचना की। आलाखंड आदिकाल का एक बहुत वीर काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है और बहुत आप लोग अगर कभी पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो बहुत एक ओज गुण वाला रचना है, जिसमें बहुत ऐसे ऐसे रचनाएं उसमें मिलती हैं कि क्षत्रिय के विषय में एक वर्णन मिलता है कि 12 बरस लय कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यानी उसमें ऐसे ऐसे वर्णन मिलते हैं कि जो कुत्ते की उम्र है 12 वर्ष तक होती है, जो सियार जीता है वो 13 वर्ष की जीता है, लेकिन जो क्षत्रिय होता है अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र तक उसका जीवन है तो उसके जीवन को धिक्कार है। यानी जो उस समय की जो वीरता परक ऐसी रचनाएं की जाती थी कि जो है क्षत्रिय का जो जीवन होता है 18 साल ही होता है, यानी 18 से पहले उसको युद्ध में वीरगति प्राप्त हो। ऐसी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। तो बहुत जो है ये जो उस समय जगनिक जब आलाखंड लिख रहे थे तो इस तरह से इनकी बहुत सारी रचनाएं उस समय आलाखंड जब आप लोग सुनेंगे तो बहुत सारे गुण आपको उजता पर जो है पद देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे जो शेष प्रश्न है एक लेक्चर और हम लोग लेंगे, वहाँ पे विस्तार से इसका जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे और एक लेक्चर में हम लोग अपना जो 24 का प्रश्न पत्र है वो हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। तो आप लोग जुड़े रहिए विरासत अकादमी के साथ। अगले वीडियो में हम लोग पूरा बाकायदा 2024 का समाप्त कर देंगे। छोटे छोटे पार्ट वाइज हम लोग विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। धन्यवाद, अंत तक देखिएगा इसे और विरासत अकादमी से जुड़िए। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, आपका जवाब दिया जाएगा, जितने भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर किए जाएंगे। तो साथियों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बने रहिए विरासत अकादमी के साथ। धन्यवाद।